The Storyteller presents. हेलो दोस्तों, बहुत टाइम हो गया और हमारे चैनल का नाम भी बदला जा चुका है, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। तो बिना कोई बकवास किए पहले कहानी शुरू करते हैं, बातें बाद में करेंगे। चलिए। रात का वक्त। रूहानिका हाथों में खाने की थाली लिए दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जा सके। वाकई उसने उसे बहुत ही बुरे तरीके से इग्नोर किया था, मगर वो खुद को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसे इस बात का एहसास था कि वो जितना उसके करीब जाएगी आगे जाकर उसे उतनी ही तकलीफ होगी। उसने अपनी आंखें बंद करीं और फिर एक गहरी सांस लेकर आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में मध्यम अंधेरा छाया हुआ था। उसने खाने की प्लेट को टेबल पर रखा और कमरे की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही रूहानिका ने सबसे पहले रणविजय को देखा। उसके चेहरे पर थकावट दिख रही थी। उसे यूं सोता देखकर उसकी इच्छा तो नहीं हुई कि उसे उठाए, मगर क्योंकि जब से वो आया था उसने कुछ नहीं खाया था तो जगाना भी ज़रूरी था। वो आहिस्ता से उसके करीब आई और उसके कानों में बोली, रावत साहब उठे, खाने का समय हो गया है। वो इस वक्त उसके बहुत करीब थी। उसकी गर्म सांसें रणविजय को साफ तौर पर अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और कमर से पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि रूहानिका को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको देख रही थी। रणविजय भी उसकी आंखों में देख रहा था। उसने उसे देखते हुए एक झटके से उसे अपने नीचे किया और खुद अब उसके ऊपर आ गया। रूहानिका जो पहले ही सदमे में थी वो लड़खड़ाती जुबान से बोली, मिस्टर रावत आप ये उससे बोला ही नहीं जा रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें अपनी जगह बना चुकी थी। रणविजय जिसकी नज़रें लगातार उसके चेहरे पर बनी हुई थी, उसने एकदम से उसको छोड़ दिया और अपनी जगह से खड़ा होते हुए उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम खाना खा लेना, मैं स्टडी में हूँ, मुझे कुछ काम है, मेरा इंतज़ार मत करना। और फिर हमेशा की तरफ बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से चला गया। रूहानिका अब भी वैसी ही लेटी हुई थी और आवाक सी उसको जाता हुआ देख रही थी। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि उसने एकदम से इस तरह से क्यों रिएक्ट किया था। वो अपनी जगह से उठी और गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की नाकाम सी कोशिश करने लगी, क्योंकि रणविजय के इतने करीब होने से उसकी धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली थी। अपने सीने पर हाथ रखते हुए वो धीमे से बोली, शांत हो जाओ, वो चले गए, तुम्हारा भी ना पता नहीं क्या है। जब भी वो तुम्हारे आसपास आते हैं मेट्रो की स्पीड से धड़कने लगते हो। कभी तो अपनी हरकतों में सुधार करो। वो अपने दिल को डांट रही थी या खुद को, कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन इस वक्त वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसने झटके से अपने सारे ख्यालों को अपने सर से झटका और एक नज़र खाने की प्लेट पर डालकर कुछ देर वहीं खड़ी कुछ सोचती रही। फिर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो दोबारा से प्लेट को हाथ में लिए रूम से बाहर जाती हुई नजर आई। इस वक्त वो स्टडी रूम के सामने खड़ी थी और उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी थी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। उसने दोबारा कोशिश की, मगर इस बार अंदर से कोल्ड लहजे में कहा गया, कम इन। हालांकि इस वक्त वो उसके सामने नहीं था, मगर फिर भी उसका अंदाज साफ तौर पर बता रहा था कि वो गुस्से में है। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुए। रणविजय के रूम की तरह उसका स्टडी रूम भी बहुत बड़ा था। कमरे के एक कॉर्नर में बड़ी सी अलमारी थी जिसे दो हिस्सों में बांटा गया था। उसके एक तरफ बहुत सारे बॉक्स और दूसरी तरफ फाइल थी। बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल थी और उसके पीछे एक बड़ा सा रिवॉल्विंग चेयर रखा हुआ था जिसकी पीठ रूहानिका की तरफ थी, यानी वो उस पर बैठा हुआ था। कमरे के दूसरे कॉर्नर पर बड़ी सी बालकनी थी। उसके आगे शीशे का दरवाज़ा था। दीवारों पर कई सारे पेंटिंग लगी हुई थी और कमरे की एक दीवार ऐसी थी जिसे सफ़ेद पर्दे से पूरी तरह से ढक कर रखा गया था। वो पूरा कमरा वाइट एंड ग्रे पेंट से रंगा हुआ था। स्टडी टेबल के थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा सोफ़ा सेट था और उसके बीचों बीच कांच की टेबल थी जिस पर एक फ्लावर वाज बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। साथ ही अलमारी के पास एक दरवाज़ा भी था जो इस वक्त बंद था। रूहानिका चारों तरफ दिलचस्पी से देख रही थी। उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था। रणविजय को अब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने गुस्सा आने लगा। वो एकदम से अपनी जगह से उठा और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसका सारा गुस्सा एक पल में ही गायब हो गया। रूहानिका की नज़रें जैसे ही रणविजय पर पड़ी, एक पल को उसकी धड़कन ही बढ़ गई। इसके पहले दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में गुम होने का सिलसिला शुरू होता। रूहानिका बोली, रावत साहब आप पहले खाना खा लीजिए, फिर अपना काम कर लीजिएगा। रणविजय की नज़रें बराबर उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। वो उससे काफ़ी गौर से देख रहा था, शायद कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, खाना रख दो, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं खा लूँगा। रूहानिका ने खाने की प्लेट को टेबल पर रखा और जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, मगर बाहर जाने से पहले उसने बिना पीछे मुड़े ही कहा, अगर गलती मुझसे हुई है तो गुस्सा मुझे दीजिए, गुस्सा मुझ पर करिए, खाने पर उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ अभी तक आपने कुछ खाया नहीं होगा, तो प्लीज़ खाना खा लीजिए, खाने पर गुस्सा मत उतारिए, अच्छा नहीं होता।
उसकी बात सुनकर वो कोई जवाब नहीं देता है, मगर तब तक उसे देखता रहता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। उसके जाने के बाद उसने गहरी सांस ली थी और खाने की प्लेट को देखा था। वाकई उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भूख भी लगी थी, पर फिर भी कुछ सोचकर उसने खाने को वहीं रहने दिया और वापस अपने काम पर लग गया। बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, पर मुझे सर्दी हो रखी है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आइए कंटिन्यू करते हैं। वो जब अपने कमरे में वापस आई थी, उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया था। उसके लिए भी आसान नहीं था उस इंसान को इग्नोर करना जो इस वक्त उसकी ज़िंदगी बन चुका था। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि रणविजय खाना नहीं खाएगा। पता नहीं उसे कौन सी बात बुरी लगी है, मगर उसकी आंखों में एक शिकायत थी जो रूहानिका ने देखी थी, पर क्या ये वो नहीं जानती थी। शायद इसी वजह से अभी भी उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी कमरे में चहलकदमी कर रही थी। अब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वो फटाफट रूम से बाहर निकली और स्टडी रूम का दरवाज़ा एक बार फिर नॉक किया और अंदर जाने की कोशिश में लगातार नॉक करती रही, पर उसका बैड लक था कि ना तो दरवाज़ा खुला, अलबत्ता चिढ़कर उसने अपना सिर ही दरवाजे पर दे मारा, जिससे उसे बहुत तेज़ दर्द हुआ। उसने अपना हाथ सिर पर रखा और बड़बड़ाई, ये सब कुछ उस वैम्पायर की वजह से हुआ है। ना मैं उसके बारे में सोचती, ना मैं यहाँ आती, ना मुझे चोट लगती। उफ, कितनी ज़ोर से लग गई यार। वो खुद में बड़बड़ा रही थी कि झट से दरवाज़ा खुला। एक्चुअली जब उसका सिर दरवाजे से टकराया था तो एक ज़ोर की आवाज़ हुई थी जो अंदर बैठे रणविजय को साफ सुनाई दी थी। यही वजह थी कि वो खुद आकर दरवाज़ा खोल रहा था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि बाहर उसको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। रूहानिका सिर पर हाथ रख के रूहानिका का एक हाथ उसके सर पर था, दूसरा कमर पर था और वो सर नीचे किए बड़बड़ा रही थी। रणविजय ने उसे अजीब लुक दिया, फिर घूरते हुए बोला, तुम इस वक्त यहाँ कर क्या रही हो और खुद में क्या बड़बड़ा रही हो? एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और उसको देखने लगी। उसका हाथ अभी भी सर पर था। उसने हड़बड़ी में कहा, वो मैं सिर खाना चोट, वो पता नहीं क्या बोल रही थी। वो रणविजय को देखकर इतनी हड़बड़ा चुकी थी कि खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि बोल क्या रही है। रणविजय ने अब उसकी ऊटपटांग बातों को सुना तो चिढ़ते हुए कहा, क्या है रूहानिका, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है? तुम मुझे क्या ही बताओगी? पहले एक लंबी सांस लो, खुद को शांत करो और फिर अपना मसला बताओ। रूहानिका ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर बोली, एक्चुअली मुझे पता था कि आप खाना नहीं खाएंगे, बस इसलिए मैं वापस आ गई और इसी जल्दबाजी में मेरा सिर दरवाजे से जा लगा। सॉरी अगर आपको मेरी वजह से डिस्टर्ब हुआ हो तो। इस वक्त उसका चेहरा किसी छोटे बच्चे सा मासूम लग रहा था जिसने कोई गलती कर दी हो और अब अपनी पनिशमेंट का इंतज़ार कर रहा हो। रणविजय को रूहानिका इतनी प्यारी लग रही थी कि उसके चेहरे पर बेसाख्ता ही मुस्कान आई और उसने उसे छुपाते हुए घूरती हुई नज़र से उसको देखा। फिर आहिस्ता से उसके करीब गया। उसने एक हाथ उसके सर से हटाया। उसने उसके हाथों को उसके सर से हटाया जहाँ पर थोड़ी सूजन आ गई थी, यानी उसको बहुत ज़ोर से लगी थी। रणविजय ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ अंदर ले आया। सोफे पर बिठाते हुए वो ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने चला गया। उसने उसमें से क्रीम निकाली और हल्के हाथों से उसके करीब बैठते हुए सिर पर लगाने लगा। बीच बीच में वो उसके आराम के लिए फूंक भी मार रहा था जिससे उसे दर्द का एहसास ना हो। जहाँ पूरा ध्यान रणविजय का उसकी चोट की तरफ था, वहीं रूहानिका की नज़रें उसके चेहरे पर थीं। इस वक्त जितना दर्द रूहानिका के चेहरे पर नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा रणविजय की नीली आंखों में था। हालांकि उसका चेहरा हमेशा की तरह इमोशनल लेस था, पर उसकी आंखें काफ़ी थीं। उन्होंने रूहानिका को उसके दर्द का एहसास करा ही दिया था। क्रीम लगाने के बाद वो उससे थोड़ा दूर हुआ, कुछ देर उसे देखा, फिर अपनी आंखें बंद करके धीरे से उसके माथे को चूम लिया। उसके ऐसा करने से रूहानिका की आंखें अपने आप बंद हो गईं। इस वक्त उन दोनों को एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। वो उससे दूर हुआ और उसके चेहरे को देखा। अभी उसकी आंखें बंद थी। रूहानिका को ऐसे देख उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई, बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खाने की प्लेट को अपने हाथों में लिया और एक निवाला रूहानिका की ओर बढ़ाते हुए कहा, अपने ख्यालों से बाहर आओ और खाना खाओ। उसने एकदम से आंखें खोली और रणविजय को देखा जो अभी भी उसे ही देख रहा था। फिर उसकी नज़रें उसके हाथों पर गईं और सवालिया अंदाज में उसको देखने लगी। तो रणविजय ने निवाले की तरफ इशारा करके कहा, खाओ, सारी रात नहीं है मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए। उसे देखते हुए ही रूहानिका ने निवाला खा लिया। ऐसे ही रणविजय ने उसको खाना खिलाया, फिर लेकिन खुद कुछ भी नहीं खाया। रूहानिका ने दूसरी प्लेट से एक निवाला उठाया और रणविजय की तरफ बढ़ा दिया। रणविजय ने एक नज़र उसको देखा और चुपचाप उसके हाथों से खा लिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। ऐसे ही खामोशी में दोनों ने एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाया और वहाँ पर उनकी खामोशी थी, लेकिन उस पर
उनकी मौजूदगी से होने वाले सुकून का असर कुछ ज़्यादा था, यानी वो हमेशा की तरह अजीब नहीं थी बल्कि सुकून से भरपूर थी। खाने के बाद रणविजय ने कहा, अब तुम जाकर आराम कर लो। रूहानिका ने कुछ नहीं कहा और बस उसको देखती रही। आज उसे उसमें कुछ अलग नज़र आ रहा था, कुछ तो था जो वो छुपा रहा था। उसकी आंखें उसके चेहरे के भाव से मेल नहीं खा रही थी। रूहानिका को उसे देखकर तकलीफ हो रही थी। वो जानना चाहती थी आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने उसको इतना परेशान कर दिया है। कुछ देर बाद वो उसके करीब आए और सख्त लहजे में पूछा, क्या कोई बात है? एकदम से उसको देखा पर कहा कुछ नहीं। रूहानिका ने दोबारा पूछा, मैंने पूछा कोई बात है क्या रावत साहब जो आपको यूं परेशान कर रही है? नहीं मतलब आप जब से आए हैं आपका व्यवहार कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। वो अभी भी उसे देख रहा था, फिर बिना किसी भाव के बोला, अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हो कौन तुम? लगती क्या हो तुम मेरी? रूहानिका तो बस उसको देखती रह गई। उसे इस जवाब की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो ना तो पलकें झपका रही थी ना कुछ बोल पा रही थी, बस उसको देख रही थी। और आखिरकार उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा था, मैं आपकी इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, उसने उसके होंठों पर उंगली रख दी और उसको घूरता हुआ बोला, प्लीज़ डोंट टेल मी कि तुम मेरी वाइफ हो, क्योंकि हम दोनों इस रिश्ते की सच्चाई अच्छे से जानते हैं। इसीलिए ये टिपिकल वाइफ होने का राग तो मुझ पर मत झाड़ो और निकलो मेरे कमरे से अभी के अभी। कोशिश करना कि कुछ वक्त मेरे सामने ही मत आओ, वरना मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इतना कहकर वो उठा और बालकनी में चला गया। रूहानिका अवाक सी उसको देखती रह गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ कह सकता है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान, जैसे वो खुद पर हंस रही थी। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और बिना एक पल गवाए कमरे से निकल गई। वो सीधा कमरे की बालकनी में गई और ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो खुद का ही मजाक उड़ा रही थी। तो गाइज़ यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे मैं रेगुलरली लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म में स्टोरी नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन अगर आप लोग को स्टोरी पढ़नी हो तो आप प्रतिलिपि पर द स्टोरी टेलर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी और आप अनोखा इश्क कॉन्ट्रैक्ट लव के नाम से स्टोरी सुन सकते हैं। वहाँ पर इस स्टोरी को मैंने 3 सीज़न में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन जिसमें इनकी पूरी कॉन्ट्रैक्ट लव स्टोरी है, सेकंड में आफ्टर लीप के बाद की स्टोरी है और वहाँ पर बहुत कुछ है, और थर्ड सीज़न जो है वो इनकी सेकंड जनरेशन का है। तो आप उसे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब इस सीरीज़ को यूट्यूब पे 26 में दिसंबर तक एंड कर दूँ। पूरी कोशिश रहेगी, 1 साल का टारगेट लेके चल रही हूँ मैं। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा और जो लोग ट्रूली इस कहानी का वेट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, मेरे शॉर्ट्स को लाइक करें और मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको निराश ना करूँ। टिल देन मिलते हैं जल्दी।